मेरठ में पति की हत्या कर हिल स्टेशन घूमने जाने वाली मुस्कान की कई और तस्वीरें और एक वीडियो भी सामने आया है। इन सब के बीच एक कैब ड्राइवर भी सामने आया है जो मुस्कान और साहिल को पहाड़ों पर ले जाने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ की हत्या करके हिमाचल प्रदेश पहुंचे मुस्कान और साहिल के चेहरे पर सिर्फ खुशी ही नजर आ रही है। दोनों ने वहां जमकर होली मनाई, केक काटे और खूब घूमे फिरे। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए मनाली, जब बर्फ पड़ रही ही वहाँ गए। लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रहा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। सारी सच्चाई तो सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस एक एक सबूत जमा कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा सके। लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको 3 वॉर इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पे इंजरीज है। सौरभ का शव घर में पड़ा था और मुस्कान साहिल छुट्टियां मना रहे थे। जैसे जैसे पूरी कहानी सामने आ रही है, इन दोनों को लेकर लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहुत कम लोगों को यकीन हो रहा है कि कोई इतना भी निर्मम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने का जो प्रस्ताव है वो जो जांच उनके खिलाफ चल रही है उससे अलग है, उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कथित घटना दिल्ली में हुई है और वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम में वरिष्ठता में दूसरे नंबर के हैं। इसलिए ये प्रस्ताव किया गया है कि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए। देश की न्यायपालिका पर एक बड़ा धब्बा लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने की घटना के बाद न्यायपालिका बैकफुट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की जांच शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज ही रिपोर्ट साझा करेंगे। तबादला जांच से अलग प्रक्रिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सबूतों और जानकारी एकत्र करते हुए इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की है। रिपोर्ट की जांच होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। If that is correct, right, it is shameful. It is a blot on the entire judicial system and on the judiciary and our entire legal system. So, for the time being, if that is true, right, the inquiry should be swift and they should come out with the results publicly. वहीं जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील नाराज हैं। ये जिस हाई कोर्ट से अगर आप किसी एक हाई कोर्ट से निकाल के दूसरे हाई कोर्ट में किसी को डालते हैं, जब भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगते हैं, तो ये एक कवर अप के जैसा नज़र आता है। और उसमें फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि भाई जिस हाई कोर्ट में आप भेज रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम डस्टबिन है क्या, कि अगर आप दिल्ली के लिए, अगर आप दिल्ली में बैठने लायक नहीं है तो इलाहाबाद में बैठने लायक क्यों है भैया। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में सभी साथी जजों को इस केस की जानकारी दी है और भरोसा दिलाया है कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नाबालिग के साथ रेप के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशन पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के महिला सांसदों ने जज के ऑब्जर्वेशन की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। नाबालिग से जुड़े एक यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र के ऑब्जर्वेशन का सभी राजनीतिक दलों की महिला सांसदों ने जमकर विरोध किया है। हमें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी कहीं भी शोभा नहीं देती, मतलब और इसके वजह से चूंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे गलत करने के लिए लोगों की और मानसिकताएं बढ़ेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बयान, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मैं चाहूँगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इमीडिएटली इंटरवीन करे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे बीजेपी सांसद बृजलाल ने एनडीटीवी से कहा, योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी और इनका ये ऑब्जर्वेशन कैंसिल होगा,
ये सबसे बड़ा गंभीर अपराध है जो किसी के सम्मान के साथ होता है। जज ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कुछ धाराओं को हल्का भी कर दिया है। औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के बीच एक और विवाद बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये विवाद है सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियां के मेले को लेकर, जिसे नेज़े का मेला भी कहते हैं। हिंदू पक्ष इस मेले का विरोध कर रहा है, तो वहीं मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले लोग उसे सूफी सन करार दे रहे हैं। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह, बरसों से यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता रहा है। यूपी के दूसरे कई जिलों में भी गाजी मियां का मेला लगता है, लेकिन इस साल इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो। इस तरह के हत्यारे एवं लुटेरे के स्मृति में ऐसा आयोजन उचित है। यह आयोजन ना करें और इस हेतु इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। नेज़ा का मेला जो लगता है शहर में, हम उसमें खोए पाए बच्चों के लिए पूरे मेले में लाउड स्पीकर लगा के खोए पाए बच्चों का अनाउंसमेंट करते हैं। उनका मतलब ये था कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। गाजी मियां के मेले या नेज़े के मेले की शुरुआत ढाल गाड़ने से होती है। अमूमन मई महीने में ये मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगता है, जहां लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर सूर्य मंदिर की उपासना होती थी। यहाँ उपासना करने से एक माह शरीर में होने वाले सभी प्रकार के कुष्ठों से मुक्ति मिलती थी। तो मेरी मांग है सूर्य मंदिर पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन हिंदू संगठन मेले को लेकर खुलकर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पहली बार पीएसी की बैठक की। इस बैठक में 4 नए प्रभारी बनाए गए, वहीं 2 राज्यों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आम आदमी पार्टी की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति का फैसला लिया गया। मनीष सिसोदिया को पंजाब भेजा गया है, गोपाल राय को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई, वहीं पंकज गुप्ता को गोवा और संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ सौंपा गया है। सौरभ भारद्वाज को पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वहीं महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो 3 बड़े नेता चुनाव हार गए थे, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया को पंजाब प्रभारी बनाने पर बीजेपी ने हमला बोला है। उसके नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जिसे दिल्ली ने खारिज किया, उसे पंजाब पर थोपा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हार के बाद से अपने संगठन में बदलाव किया और अब दिल्ली से बाहर अपने विस्तार पर काम कर रही है। देखना होगा कि पार्टी का आगे क्या भविष्य होता है। महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीआई करिकुलम लागू करने का फैसला लिया है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इस करिकुलम को तीसरी से लेकर 12वीं तक फेज वाइज लागू किया जाएगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र के ऐलान का कांग्रेस विरोध कर रही है। उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके जरिए सरकार इतिहास छुपाना चाहती है। मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। औरंगजेब यहाँ दिल्ली से आकर दक्कन में औरंगाबाद में रहता है, आकर 3 दशक तक के रहता है और छत्रपति शिवाजी महाराज से मुकाबला करना चाहता है। और उस वक्त वो जो मुकाबला था वो इतिहास है, उस इतिहास को बदलने की व्यवस्था हो रही है कि यहाँ पे। जबकि बीजेपी इसे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए सही फैसला बता रही है। उसका कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, ना कि मुगलों का। क्यों पढ़ाना है भाई सुल्तानों का इतिहास? इन्हों तो मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। क्यों पढ़ाना है उनका इतिहास? कि इस केंद्रीय प्रणाली को लेने के बाद इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उस पर शिक्षण स्थिति सुधारने वाली बात होगी। शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकें 1 अप्रैल तक मराठी में उपलब्ध भी कराई जाएंगी। कर्नाटका के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में आरोप लगाए
कि 2 बार हनी ट्रैप करने की कोशिश उनके साथ हुई। इस बयान के बाद बवाल मच गया, क्योंकि वो सिद्धरमैया कैंप के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। ऐसे 48 सदस्य हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इसका शिकार हुए हैं। इसमें से कई ने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। ऐसे लोग दोनों तरफ हैं और अब मेरा नाम भी लिया जा रहा है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले की गहन जांच की जाए। जिन 48 नेताओं का उल्लेख राजन्ना कर रहे हैं वो पिछले 20 साल की बात है। ऐसा ही एक हनी ट्रैप मामला सामने आने के बाद बीजेपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रमेश जरकीहोली को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इसमें किसी को भी बचाने का सवाल नहीं है। सबके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल के एमएलए हो या निर्दलीय हो या फिर आम जनता हो। सबको न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर हंगामा किया और सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी और जेडीएस यानी एनडीए की मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से करवाई जाए। जो लोग सहकारिता मंत्री राजन्ना के साथ खड़े हैं, उनका मानना है कि उच्च स्तरीय जांच कर ये पता लगाया जाए कि इस हनी ट्रैप मामले का डायरेक्टर कौन है और एक्टर कौन है। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रहे संघर्ष से भी जोड़कर देख रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे के हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के मामा को अपराधियों ने बिहार के बेगूसराय में गोली मार दी। पहले उनके दुकान पे हमला किया और फिर हत्या करने की नीयत से उन्हें गोली मारी। हालांकि उनकी जान बच गई और वो अभी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बेगूसराय में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के मामा के दुकान पर हमला कर उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने दुकान से गुटखा खरीदा और पैसा मांगने को लेकर विवाद हुआ। अगले दिन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मेरी दुकान में गोली चल रहा तो यानी आया उधर से यार फायरिंग करते हुए चला। हम दुकाने में थे उनको लग गया। नहीं अपने ही में लोग हैं, कोई ना कोई है, लेकिन मैं इतना इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ पूरे बिहार को आपके द्वारा, निश्चित तौर पर एक घटना घटी है तो गलत है और इससे हम लोग दुखित हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनके नाम देशु हैं, अमरजीत एवं भगलू है, जो कि उसी जगह के आसपास के रहने वाले हैं। मंत्री के मामा का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना से बिहार में कानून व्यवस्था की हालत पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को नागपुर के कर्फ्यू में जो 2 घंटे की ढील दी गई थी वह वापस ले ली गई। उधर छावा फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी की गई है। नागपुर के दंगों के आरोपियों को शुक्रवार को फिर अदालत में पेश किया गया। दिन भर नागपुर के कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस की गहमा गहमी बनी रही। बाजार बंद है, परेशान लोगों को कर्फ्यू उठने का इंतजार है। जी परेशानी ये है कि हम लोगों को कुछ सामान नहीं मिल रहा है। रोज़ा अफ्तारी के टाइम में हम लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चे लोग रो रहे हैं कि क्या कहाँ से ला के दें इनको। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि इस माहौल को खुला दें ताकि हमारी परेशानी दूर होए। 8 दिन रह गए रमज़ान को, कैसे बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदेंगे हम लोग। एनआईए की टीम संभाजीनगर पहुंची और खुलताबाद इलाके का मुआयना किया। जालना परभणी की हलचलों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इस बीच मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने छावा फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर दी। वो इस फिल्म को नागपुर दंगों के पीछे की वजह बता रहे हैं। ईद कुछ ही दिन दूर है, लेकिन मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को एनकाउंटर में 30 नक्सलियों के ढेर होने के बाद बस्तर से रायपुर और दिल्ली तक 1 साल में नक्सलवाद के समूल नाश का नारा गूंज रहा है। एक तरफ नक्सलियों के लिए बेहतर सरेंडर नीति तैयार की गई है, तो वहीं सरेंडर नहीं करने वाले नक्सलियों के खात्मे का पूरा प्लान भी तैयार है। बीजापुर में गुरुवार को 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए। ये वीडियो कांकेर में नक्सली मुठभेड़ के दौरान का है, जब घने जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही थी।
गोलियों की आवाज आ रही थी। बीजापुर में हुए एनकाउंटर के बाद जवान 26 नक्सलियों के शव और बरामद हथियार लेकर बीजापुर पहुंचे। बरामद किए गए हथियारों में कई ऑटोमेटिक वेपन थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके परिणामों का जोश जवानों की कार्रवाई में भी नजर आ रहा है। बीजापुर एनकाउंटर के बाद सामने आया ये वीडियो इसकी गवाही देता है। एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीति तैयार की गई है, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कई लाभ दिए जा रहे हैं। पंचायतों को नक्सल मुक्त बनाया जा रहा है। जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की नई सरेंडर नीति का असर भी नजर आ रहा है। आतंक की राह छोड़कर बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में सरकारी तंत्र की लापरवाही और उसे फिर ठीक करने के लिए बुलडोजर की तानाशाही का मामला सामने आया है। अजमेर में प्रशासन ने अवैध मकान को न केवल ध्वस्त किया है, बल्कि उसमें रहने वाले बच्चों के सपने भी मलबे में दफन कर दिए। ये सिर्फ एक घर का मलबा नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की बिखरी हुई दुनिया है, जहां उसके सपने, किताबें और खिलौने सब दफन हो गए। राजस्थान के अजमेर में दूसरी क्लास का ये बच्चा ईशान अपने उजड़े घर के मलबे में अपनी किताबें और खिलौने ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता कि उसका घर क्यों तोड़ दिया गया, क्यों उसकी दुनिया बिखर गई। अंकल कल मुझे और मेरे भाई को धक्का मार के निकाल दिया था और फिर उन्होंने मुझे मारा था जोर जोर से और मेरे पापा को भी मार दिया था। 20 मार्च को अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर सरकारी डॉक्टर गायत्री शर्मा और प्राइवेट डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर पर बुलडोजर चला दिया। इस घर के मौजूदा मालिक डॉक्टर कुलदीप शर्मा का आरोप है कि हम ड्यूटी पर थे, घर में सिर्फ बच्चे थे। अचानक बिना बताए पुलिस और एडीए वाले आए, बच्चों की मौजूदगी में घर पर बुलडोजर चला दिया। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। एडी की टीम आज बिना कोई पूर्व सूचना के उस हमारे मकान को तोड़ने आ गई। हमें पड़ोसी ने टेलीफोन किया, हम हमारी ड्यूटी पे थे, हमारे काम कर रहे थे और हम अचानक आके देखते हैं कि हमारा मकान टूट रहा है। हमने कहा अधिकारी कहाँ है। इस बीच में 20 पुलिस वालों ने मुझे मारपीट करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ अजमेर के प्राइवेट डॉक्टर्स ने आज हड़ताल की, तो वहीं राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने भी आज प्रदर्शन किया। सरकारी कागजों की गलतियां प्रशासनिक भूल हो सकती हैं, लेकिन इसका समाधान बुलडोजर कभी नहीं हो सकता, खासकर तब जब गिराए जाने वाली छत के नीचे मासूम बैठे हों।